नमस्कार। बारूद के ढेर पर बैठा अमेरिका। आज हम बात करेंगे दुनिया भर के देशों की जीडीपी की, डेट टू जीडीपी का रेशियो की, एक्सटर्नल उधारी की, डेट की। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। इसका एक फार्मूला CIG प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी अर्थात कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, ई एक्सपोर्ट माइनस आई इंपोर्ट। ये सब कुछ मिला के बनता है किसी भी देश की जीडीपी। तो भारत की जीडीपी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। भारत एक उभरता हुआ देश है और जब से डिजिटल इंडिया बना, जब से यूपीआई की शुरुआत हुई, तब से जीडीपी में एक बड़ा योगदान दिखने को मिला। किसी भी देश की इकोनॉमी अगर कैश की इकोनॉमी होती है तो ट्रांजैक्शंस जो कैश में होते हैं वो जीडीपी का हिस्सा होते हुए भी पेपर पे बन नहीं पाते हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतनी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का बढ़ना देश की उन्नति का संकेत होता है। और डेवलपिंग कंट्री की हमेशा जीडीपी हाई होती है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ के नए नए रिसोर्सेस पैदा होते रहते हैं। और जिस देश की जनसंख्या बड़ी होती है वहाँ की भी जीडीपी में बढ़ता हुआ नज़ारा देखने को मिलता है। फिलहाल मैंने बारूद के ढेर पर बैठा अमेरिका क्यों कहा, इसके लिए मुझे कुछ डेटा के साथ आपकी के बीच आपको लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डेटा के अनुसार देश की 5 बड़ी जीडीपी वाली कंट्रीज कौन कौन है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी लगभग 28 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे चाइना 18 ट्रिलियन, जर्मनी 4.73 ट्रिलियन, जापान 4.29 ट्रिलियन, भारत 4.11 ट्रिलियन, यूके 3.59 ट्रिलियन, फ्रांस 3.18 ट्रिलियन एंड इटाली 2.28 ट्रिलियन। यहाँ पे अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ 1.5% है हर साल, जबकि चाइना 4.2% के साथ ग्रो कर रही है और दोनों में लगभग 9 ट्रिलियन का फासला है अमेरिका और चाइना में। वैसे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है चाइना को अमेरिका को बीट करने के लिए, लेकिन अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्लो होती है, रिसेशन आता है और चाइना और तेज़ी से ग्रो करता है तो ये फासला बहुत जल्दी, मतलब आने वाले 5, 7, 10 वर्षों में आराम से अचीव हो जाएगा या उसके पहले भी अचीव हो सकता है। भारत के आगे सिर्फ जापान है जिसकी जीडीपी मात्र 1% का ग्रोथ है, जबकि भारत का 6% का। यानी आने वाले 3 साल के अंदर ही हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाने की ताकत रखते हैं। आराम से पहुंच जाएंगे 3 से 4 साल में, उससे पहले भी हम पहुंच सकते हैं। ये तो आंकड़े हो गए। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि जीडीपी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। कोई भी देश अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, इंपोर्ट कम करे तो उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। इंपोर्ट ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट कम करे तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। कितना है भाई? तकरीबन $1 ट्रिलियन। भारत का 245 बिलियन है, यूके का 233 बिलियन, टर्की है 86 बिलियन, फ्रांस 82 बिलियन। करते करते बहुत सारी कंट्री है, यानी हम भी काफ़ी ट्रेड डेफिसिट में हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि ट्रेड सरप्लस में कौन सी कंट्री है, तो चाइना है। $594 बिलियन के साथ नंबर 1 पे है। यानी चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है
और उनका ट्रेड सरप्लस है, ये अपने आप में अमेरिका को खुल्लम खुल्ला एक चैलेंज है। जर्मनी $293 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पे, नीदरलैंड $84 बिलियन, सिंगापुर $155 बिलियन, सऊदी $127 बिलियन, स्विट्जरलैंड $125 बिलियन, रसिया $121 बिलियन, साउथ कोरिया $84 बिलियन, ताइवान $83 बिलियन। मतलब ये सारी कंट्री ट्रेड सरप्लस है, जो कि अपने आप में काफ़ी ताकतवर अपने आप को दिखाती है। अब देखिए, ये सारा जो चीज़ है ना, इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, डेट टू जीडीपी। जीडीपी जितनी है टोटल कंट्री की, उसके ऊपर कर्जा कितना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो मैं बात बताने वाला हूं, बारूद के ढेर पर अमेरिका, क्यों बताने वाला हूं, तो यहां पर जो डेटा है 123% अमेरिका का है। 123%। अमेरिका की जीडीपी 28 ट्रिलियन की है, तो 123% कर दो, 35-36 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका के ऊपर है। भारी खतरा है, भारी खतरा है। खतरे की दूसरी बात है, बताऊंगा। चाइना 72% पे है, जापान 250% पे है। तो आप बोले यार जापान तो 250% पे ट्रेड डेफिसिट में है, माने डेट, नॉट ट्रेड डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो में 250 गुना, तो जापान को फेल हो जाना चाहिए था ना, अभी तक हुआ नहीं। जर्मनी 62% है, एंड भारत कुछ डेटा बोलते हैं 86% है, बट भारत की ऑफिशियल जो साइट्स है वहाँ पे मुझे 55-56% ट्रेड टू डेफिसिट का डेटा देखने को मिला। राइट, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों पर। बहुत अहम चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो है कि जापान अभी तक इतना मजबूत है, बट कि अमेरिका के लिए हम कह रहे हैं कि बहुत खतरा है। अब देखिए, कर्जा क्या होता है, इसको समझिएगा कि डेट टू जीडीपी को ध्यान से समझिए। इस कर्जे में जितने देश के लोग हैं उनका लोन काउंट होता है, जो कि बैंकों के साथ हो, एनबीएफसी कंपनी के साथ हो, सब मिला हुआ लोन होता है। पर्सनल आपस के लोन इसमें काउंट नहीं होंगे। जो भी पेपर्स के ऊपर लोन है, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर है, वो कर्ज में माने जाते हैं। इसके साथ साथ देश के ऊपर लोन होता है। कोई भी कंट्री लोन कैसे लेती है, वो अपने बॉन्ड को जारी करती है। बॉन्ड का मतलब एक पेपर हो गया जिसको गारंटी बोल सकते हो, और वो पेपर जारी करके, जैसे हमारे देश में किसान विकास पत्र, एनएससी, एफडी के भी पेपर्स होते हैं, उसी प्रकार देश के कंट्री के कुछ बॉन्ड होते हैं जो वो कंट्री जारी करती है ब्याज के ऊपर, और बाहर से पैसा बोरो करती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर में जापान का 250% डेट टू जीडीपी होने के बावजूद भी वहाँ खतरा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न है कि उनके लोन जो है ना, इंटरनल ज़्यादा है। मैक्सिमम लोन्स उनके इंटरनल है, आपस के हैं, देश के अंदर के हैं। अमेरिका का जो कर्जा है 90% के ऊपर भारी कर्जा है। ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 36 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका के ऊपर है, तो मैक्सिमम लोन बाहर का कर्जा है, यानी अमेरिका के बॉन्ड बाहर निकाले गए, बेचे गए हैं दूसरे देशों में, और पैसा उठाया गया है बॉन्ड को बेच कर। अब समझ रहे हो मेरी बात को ना। भारत की अगर हम बात करें तो मात्र 18% का एक्सटर्नल लोन है। ये सब कुछ परिस्थितियों को देखते हुए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि तब डॉलर इतना मजबूत क्यों है, वाई डॉलर? उसका जवाब मैं देता हूं। डॉलर सबसे विश्वसनीय करेंसी है। उसको काउंटर करने के लिए यूरो आया, तो यूरो शायद 7 देशों की एक करेंसी है।
बट डॉलर का एक्सेप्टेंस दुनिया में बहुत समय से है। पहले गोल्ड को लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट बाद में दिक्कत आने लगी और अमेरिका ने आगे बढ़ के गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया और अपने आप को मजबूत अमेरिका करता चला गया। उसका कारण था अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी जीडीपी और सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता अमेरिका के पास प्रारंभ से ही रही है। जब किसी भी देश का एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा, वर्चस्व ज़्यादा होगा, विश्वसनीयता ज़्यादा होगी, तो उस देश की करेंसी को लोग खरीदेंगे अपने पास, मतलब लेन देन के लिए। आज डॉलर की अगर हम बात करें ना, तो आम लोग भी बोलते हैं डॉलर है रख ले। हर आदमी को डॉलर के प्रति एक विश्वास है, एक्सेप्टेंस है। इसके अलावा जब व्यापार होता है एक दूसरे देश के साथ, तो वहाँ पर डॉलर की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए हमें तेल खरीदना है, तो तेल हम रुपए दे के नहीं खरीद सकते, हमें क्या देना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा। हर जगह डॉलर की विश्वसनीयता ज़्यादा होने के कारण डॉलर की बाइंग होती रहती है, क्रिएट होती रहती है, डिमांड ज़्यादा होती है। और डिमांड सप्लाई का ये साधारण सा नियम ही किसी चीज़ को बहुत महंगा या सस्ता करता है। तो यहाँ डॉलर मजबूत होता गया, दूसरे देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होती गई। अब हम जापान के ऊपर आते हैं कि जापान में और ऐसा क्या है कि वो सुरक्षित है। देखिए, जापान में एक तो ब्याज दरें नहीं है। जब ब्याज दरें नहीं होती है तो उनका बॉन्ड कोई खरीदता नहीं है और उनकी करेंसी नीचे आ गई। और जापान भी चाहता है कि उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर रहे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, समझने का कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी चीज़ मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। अब जापान ऐसा क्यों चाह रहा है कि उसकी करेंसी कमज़ोर रहे? देखिए, करेंसी का कमज़ोर होना देश की कमज़ोरी नहीं है, ये एक रणनीति है जापान की। अगर मान लीजिए करेंसी मजबूत होती है डॉलर टर्म्स में या इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या होगा पता है? इंपोर्ट ज़्यादा शुरू हो जाएगा कि हमारी करेंसी मजबूत है, तो जो भी सामान हम खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा इंपोर्ट। तो जापान बोलता है नहीं भैया, अपनी करेंसी को डिवैल्यूट कर दो, खुद ही कर दिया। और दूसरा, ब्याज है नहीं, तो बॉन्ड एल्ड भी उनका कुछ है नहीं। तो जब बॉन्ड एल्ड ही नहीं है तो दुनिया भर के दूसरे लोग जापान का बॉन्ड खरीदेंगे क्यों, जब एल्ड नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर जापान का कर्जा बाहर का ज़्यादा है ही नहीं। और जापान में क्या ना, सेविंग मेंटालिटी है। वहाँ के लोग पैसे बहुत जमा करते हैं और पैसे जमा किए हुए पैसे एक्सपेंडिचर्स में लग रहे हैं, लोन्स एक दूसरे को दिया जा रहा है, मतलब बैंकों में पैसे अनाप शनाप ऐसे ही पड़े हैं बिना ब्याज के, तो बैंक उसको दूसरों को दे देता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चे करती है। और जापान बूढ़ों का देश हो गया है। वहाँ पे पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन है नहीं, बच्चे लोग पैदा कर नहीं रहे। तो इस वजह से भी जापान को लेकर भविष्य जो है ना, थोड़ा अंधेरे में ही है। घटती हुई पॉपुलेशन जापान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि फॉरेन निवेश वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है या होना नहीं चाहता है। अब हम वापस लौटते हैं चाइना के ऊपर। तो चाइना का एक तो ट्रेड सरप्लस है जो अपने आप में चाइना को बहुत ताकतवर बनाता है। और इन दिनों चाइना ने क्या किया, जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ, चाइना ने यूएस बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। जब आप यूएस बॉन्ड को बेचेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब यहां पे अगेन एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है? जब यूएस बॉन्ड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी या ब्याज दर उसकी बढ़ेगी, तो डॉलर क्या कमजोर होगा कि डॉलर भी मजबूत होगा? तो डॉलर भी मजबूत होगा। इस इकोनॉमिक्स को समझिएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा। इसका रीजन होता है कि यूएस बॉन्ड को खरीदने के लिए, जैसे ही बॉन्ड को हम खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या पेमेंट करना पड़ेगा? डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा, तो डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी।
डॉलर महंगा हो जाएगा और डॉलर देकर यूएस बॉन्ड को हम खरीदेंगे, और यूएस बॉन्ड को जैसे ही हम खरीदेंगे तो यूएस बॉन्ड एल्ड भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये टोटल इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, फिलहाल इन दिनों आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स भी वीक हुआ है, बॉन्ड एल्ड यूएस की थोड़ी कम हुई है, और जब ये दोनों कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश आता है। अब मान लीजिए बॉन्ड एल्ड मजबूत मिल रही है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो सारा पैसा उधर जा रहा है, लेकिन ये लोग कम हो रहे हैं तो वहां से पैसा निकल के अब किधर आ रहा है, सीधा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ना, एक दूसरे से एकदम पूरी तरह मतलब मिक्स मैच है। इसको समझने के लिए आपको मेरी बातों को बार बार चला के पॉइंट आउट करके समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी चीज पिक्चर जो है ना वो क्लियर होगी। अब अमेरिका, फिर मैं आता हूं अमेरिका के मुद्दे पे, बारूद के ढेर पर अमेरिका। अब अमेरिका चाहता क्या है, एक तो उसका ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है, उसका कर्जा सबसे ज्यादा है, वो नंबर 1 पे इसलिए खड़ा है क्योंकि वो शुरू से ही नंबर 1 पे है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है। गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, बट जिस प्रकार से अमेरिका की जीडीपी बढ़ी है, इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने गोल्ड का रिजर्व नहीं किया। वो एक माइनस पॉइंट हो गया, खतरा हो गया। ट्रम्प परेशान है, इस बात को लेकर परेशान है कि ये बाहरी जो कर्जा है अमेरिका का, 93% कर्जा बाहर से लिया हुआ है, अमेरिकन बॉन्ड्स को बेच कर लिया गया है। तो ये अपने आप में अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर ट्रम्प साहब और वहां के अर्थशास्त्रियों को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, सबसे पहले कि हम एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा, इंपोर्ट हम कम करें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आनन फानन में टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया कि मारो सबके ऊपर टैरिफ, जिससे अपने आप हमारे देश में इंपोर्ट होना कम हो जाएगा और घरेलू उद्योग नए लगेंगे, बढ़ेंगे और हम अपने कर्जे से मुक्ति पा सकेंगे। अब देखिए, किसी देश की करेंसी का मजबूत होना भी खतरनाक है, लेकिन उसके पहले मैं श्रीलंका पे आता हूं। श्रीलंका 95% डेट टू जीडीपी जैसे ही पहुंचा ना, वो क्रैश कर गया। मतलब वहां की इकोनॉमी लगभग सरेंडर हो गई, इतना इन्फ्लेशन हाई हो गया कि वो कंट्रोल के बाहर चला गया। जब भी कर्जा बढ़ेगा ना तो इन्फ्लेशन को ये बढ़ाता है, कर्जा जब कम होगा इन्फ्लेशन भी वहां पे नीचे रहेगा। ये भी एक इकोनॉमिक्स है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। और श्रीलंका में जापान की तरह वो ठोस मजबूती भी नहीं है, कर्जे सारे बाहर वाले हैं, जैसे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। तो इन लोगों के इकोनॉमी में न तो गोल्ड का भंडार है, न ही इनकी करेंसी की कोई वैल्यू है, और न ही इनके इंटरनल मजबूती है। तो इन कंट्री की बात ज़्यादा हम ना ही करें तो बेहतर है। हमें वापस मुद्दे पे लौटना चाहिए कि अमेरिका भी क्या चाह रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका डॉलर इंडेक्स को कमज़ोर करना चाहता है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो हुई। एक तो वो बहुत खुश हुआ जब उसका डॉलर मजबूत हुआ, बट डॉलर के मजबूत होने से उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान हुआ कि इंपोर्ट बढ़ गया, क्यों, उनको डॉलर देना है, सामान खरीदना है। तो डॉलर इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया, जैसे चाइना के लिए, भारत के लिए या वियतनाम के लिए, बहुत सारे देशों के लिए। तो वहां से इंपोर्ट करना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका इंपोर्ट करने लग गया। अगर अमेरिका अपने डॉलर की वैल्यूएशन को कम कर दे, डीवैल्यूएट कर दे, उसे अमेरिका को फ़ायदा ही होगा। पहला फ़ायदा ये होगा, अपने आप इंपोर्ट कम हो जाएगा वहाँ पर। दूसरा फ़ायदा होगा, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा साथ साथ बॉन्ड यील्ड भी नीचे आएगी, शेयर बाजार में मजबूती आ जाएगी। तो ट्रम्प साहब चाहते हैं अमेरिका को मजबूत देश और मजबूत बनाना और अपने कर्जे से आज़ादी पाना। तो वो कर्जे से आज़ादी ट्रम्प को इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कर्जा जो है ना अमेरिका का बहुत समय से बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर अमेरिका ने कभी भी सीरियसली कोई काम नहीं किया, न तो घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया,
ना ही वहाँ पे वर्क कल्चर को ठोस बनाया, महंगाई पे वो उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब भी वहाँ पे इकोनॉमी को खतरा आया, वहाँ एक ही काम किया गया, नोट छापो, माने डॉलर छापो और लोगों को दे दो खर्चने के लिए। तो खर्चे की मेंटालिटी को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है जिससे उत्पाद हो सके और लोग सामान खरीद सकें और वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सके और उनकी जीडीपी हमेशा उभरती हुई दिखे। ये प्रकृति का देखो नियम है। प्रकृति एक दूसरे को सर्किल में फंसाती है, ऊपर ले जाती है, फिर वहाँ से नीचे गिराना शुरू कर देती है। अब ट्रम्प को ये नहीं मालूम है या उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अगला कदम क्या लेना चाहिए। बट एज एन एनालिस्ट, जितना भी छोटा सा मुझे ज्ञान है, ज़्यादा तो मैं इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो मेरा अपना अनुभव है, ज्ञान है, इस खेल में अमेरिका फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है और अमेरिका इस खेल से निकल नहीं पाएगा। कितना भी जोर लगा ले, सारे अमेरिका के दाव उल्टे पड़ेंगे। या तो अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी करेंसी को डिवैल्यूट करना खुद करवाना पड़ेगा जापान की तरह, या तो ये रास्ता होगा कि सीधा डॉलर को एकदम क्रैश करा दो, डॉलर इंडेक्स को क्रैश करा दो और कटाकट वहां का रेट, रेपो रेट कट करो, जिससे अपने आप उनका ट्रेड डेफिसिट जो है कंट्रोल्ड हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल्ड हो जाएगा। जैसे ही रुपया डॉलर कमजोर होगा, इंपोर्ट वहाँ के लिए महंगा हो जाएगा और आपस में सारे देशों के साथ एक स्वस्थ मीटिंग करें, धीरे धीरे बातचीत करें और ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करें। अब भारत का देखो, ट्रेड डेफिसिट भारत का भी है। उसका कारण है कि हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्वेलरी है, जेम एंड ज्वेलरी है, आईटी फील्ड है, सबसे बड़ा आईटी। अब इन दिनों डिफेंस सेक्टर इन दिनों थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है, जबकि चाइना के पास तो सब चीज़ है, वो तो हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, भारत के पास फार्मा भी है एक बहुत बड़ा और कुछ ऑटो सेक्टर भी है, पूरी लिस्ट है वैसे तो, फिर भी हम ट्रेड डेफिसिट में। तो भारत कोशिश कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, डिफेंस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, फार्मा के ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी कमजोरी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, भारत के पास अभी तक वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो मतलब क्षमता पैदा नहीं हो पाई है कि जहाँ पे हम स्मार्टफोन्स बना सके, अच्छे टेलीविजन्स बना सके, आदि आदि, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे खड़ा है। और अमेरिका चिप्स बनाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स है या जो भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, वो अमेरिका बनाता है और महंगी चीज़ अमेरिका बेचता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बारूद के ढेर पर अमेरिका और जीडीपी का सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 3-4 बार इस वीडियो को सुने, समझे, क्योंकि मैंने एक छोटे से वीडियो में कोशिश करी है कि सब चीज़ों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। निचोड़ जो मैंने दिया वो सिंपल सा यही दिया है, अगर अमेरिका सुलह नहीं करता है तो चाइना एक ही काम करेगा, अमेरिकन बॉन्ड्स को बेचना शुरू करेगा, जिसके कारण डॉलर भी वीक हो जाएगा, उनका बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। अब ये दोनों अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट दूसरा अमेरिका को ये नुकसान होगा कि अमेरिका के अगेंस्ट में गोल्ड रिजर्व यहाँ पे चाइना तेजी से बढ़ाएगा। वो जो उसके पास पैसे आएंगे ना, वो गोल्ड में डालेगा और जिसके पास सोना होगा ना लास्ट में सबसे ज़्यादा, वही विनर होगा। और जीडीपी के मुकाबले में जो गोल्ड का भंडार है चाइना का भी कम है, उसको वो बढ़ाने की बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा है। और जो सबसे बड़ी एक और जो बात है ना, अमेरिका इंपोर्ट उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, कंपल्सन है। वो अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। झमेले बढ़ने वाले हैं, सुलह चाहे हो जाए पर ये सुलह होगी नहीं बॉस। इस लड़ाई में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। उसका ट्रेड सरप्लस जो अपने आप में उसकी ताकत को चीख चीख कर बताता है कि मैं अभी बादशाह बन चुका हूं और मुझे रोक सको तो रोक लो। और यहाँ पे भारत भी चीख चीख के बता रहा है, थोड़ा सा भारत में ग्रोथ हो जाए, थोड़ा सा और मजबूती आ जाए ना, तो हम भी चाइना के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे हम तो बहुत जल्दी आने ही वाले हैं और भविष्य में भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा।
क्योंकि भारत जवान देश है और चाइना भी अब बूढ़ों का देश है। अभी चाइना में भी बच्चे पैदा कम किए जा रहे हैं। उसका परिणाम आज से 20, 30, 40 साल बाद पता चलेगा, जब जापान की तरह चाइना भी कमज़ोर पड़ जाएगा और एक ही नेशन, एक ही राष्ट्र बचेगा, पूरे दुनिया का मालिक वो होगा हमारा प्यारा देश भारत। तो आज का कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ बोलने में अगर चूक हो गई हो तो उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो में इतना कुछ बताते समय हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे बता दिया हो, बट मैंने कोशिश करी है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास कि कोई मैं स्क्रिप्ट लेके इधर बैठा हूँ, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन पे कुछ डेटा थे, वो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। आज के लिए बस इतना ही। रात 10 बजे लाइव जुड़िए, और नासिक 1 और 2 तारीख को एस्ट्रोलॉजी, मुंबई 4 मई का एक सेमिनार है 1 दिन का, और 3, 4, 5 मुंबई में एस्ट्रोलॉजी है। और ईयरली डेट वाइज प्रेडिक्शंस के लिए हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को इमीडिएट प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। नमस्कार।